सिंदूर का कर्ज। दिल्ली के रईस इलाके में एक बड़ी आलीशान कोठी के बाहर एक महंगी गाड़ी खड़ी थी। कोठी से दिनेश बाहर निकलता है और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से कहता है, फैक्ट्री चलो। दिनेश की कपड़े की फैक्ट्री है। वह अलग अलग डिजाइनर से कपड़े डिजाइन करवाता है और उन डिजाइनर के थान बनवाकर मार्केट में बेचता है। यूँ तो सब ठीक है, पर वैसे तो दिनेश की कंपनी के कई डिजाइन प्रचलित हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो लोग पसंद करते हैं वो हिंदुस्तान की अलग अलग राज्य के पारंपरिक डिजाइन के प्रिंट हैं। ये तो सब ठीक है, पर एक चीज उनके मन को हमेशा बेचैन करती है और वह है उनकी कंपनी की पारंपरिक डिजाइन जो एक ब्रांड बन चुकी है। वह डिजाइन उनको जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन पूरे तरीके से वह समझ नहीं पा रहे कि कौन है वह डिजाइनर जो उनको वह डिजाइन भेजता है। इस डिजाइनर ने ना तो कभी अपने नाम की ना तो पैसे की बात की। दिनेश यही सोचता कि वह डिजाइनर आखिर गुमनाम क्यों है। एक दिन दिनेश ने फैसला किया कि किसी भी तरह पता लगाना होगा कि वह गुमनाम शुभचिंतक डिजाइनर कौन है। दिनेश ऑफिस के नौकर को अपने केबिन में बुलाता है और पोस्ट ऑफिस भेजते हुए कहता है, तुम यह पैकेट लेकर जाओ और वहाँ से पता करो कि यह कुरियर कौन भेजता है। उनका नाम, फोन नंबर पता करो, जो भी मिले लेकर आना। नौकर पोस्ट ऑफिस जाता है तो वहाँ से उसे बहुत कम जानकारी मिल पाती है। कुरियर भेजने वाले का केवल इतना ही पता मिल पाता है, श्रीमती गुप्ता, प्रीति विहार, दिल्ली। वह जानकारी लेकर नौकर दिनेश के पास आ जाता है। उतना सा पता मिलने पर भी दिनेश चौंक जाता है। वह चुपचाप पता ले लेता है और मैनेजर को ऑफिस संभालने के लिए कहकर प्रीति विहार की तरफ निकल जाता है। बिना किसी पुख्त पता होने के बावजूद दिनेश एक घर के सामने जाकर रुकता है और दरवाजा खटखटाता है। 2 मिनट बाद दरवाजा एक औरत खोलती है। आम सी शकल सूरत और कपड़े में वह औरत दिनेश को देखकर चौंक जाती है। अंदर जाकर वो उस औरत से पूछता है, विद्या, तुम यह सब क्यों कर रही हो? विद्या मुस्कुराकर बस इतना कहती है, आपको मेरा नाम याद है, बस इतना ही काफी है। रही बात मेरे करने की, तो जितना वक्त मेरे पास बचता है मैं आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए करती रहूंगी। आने वाले कई महीनों का भी तैयारी करके रख रही हूँ। एक लड़की को यही काम सिखा भी रही हूँ। दिनेश की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद 1-2 बार विद्या के पास गया भी। उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसका ड्राइवर बहुत पुराना था और एक तरीके से घर का सदस्य भी था। उसे अंदेश हुआ कि साहब का उस दूसरी औरत के साथ कुछ गलत रिश्ता है। उसे दिनेश की पत्नी शोभा और बच्चों की चिंता हुई। एक दिन मौका देखकर उसने शोभा को दिनेश और विद्या के बारे में बता दिया। शोभा को विश्वास नहीं हुआ और ड्राइवर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। बहुत देर तक परेशान रहने के बाद वह सोचती है कि सच क्या है, दिनेश से ही पूछा जाए। वह दिनेश का ऑफिस से आने का इंतजार करती है। शाम को जब दिनेश आता है तो शोभा खाना लगाती है और रोज की तरह दोनों साथ में खाना खाते हैं। जब नौकर चले जाते हैं तब शोभा सीधे सीधे पूछती है, विद्या कौन है? विद्या का नाम सुनते ही दिनेश सब पक जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर झूठ की घबराहट नहीं होती। दिनेश शोभा को बताता है कि विद्या उसकी पहली पत्नी है जिसे उसने तलाक दे दिया था। शोभा को याद आता है कि दिनेश ने शादी से पहले ही उसे अपनी पहली पत्नी और तलाक के बारे में बताया था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि फिर से वह विद्या से क्यों मिलने लगा है। वह पूछती है, तुमने तो मुझे
तलाक का कारण तुम्हारी नापसंद बताया था, तो अब उससे फिर से क्यों मिल रहे हो? मैंने तुम्हारी सच्चाई की आदत को पसंद करके ही हाँ की थी, तो अब यह धोखा क्यों दे रहे हो? दिनेश उसका हाथ पकड़कर कहता है, आज तुम्हें सब सच बताऊंगा। विद्या गांव की बहुत सीधी, कम पढ़ी लिखी और पुराने रिवाजों को मानने वाली लड़की थी। मेरे और उसके पिताजी पुराने दोस्त थे। पिताजी ने मुझसे बिना पूछे अपने दोस्त की बेटी विद्या के लिए हाँ कर दी, परंतु पिताजी के बचपन को झुठलाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। विद्या से मेरी शादी हो गई। बिल्कुल ही देहाती थी विद्या। मैं उसको कहीं लेकर नहीं जाता था। वह घर में रहती और माँ का हाथ बटाती। यूँ तो मेरे बीच में कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसकी एक हुनर का मैं कायल था। उसकी हस्तकला की कलाकारी बहुत सुंदर और अनोखा डिजाइन बनाती थी। जब मैंने एक बार तारीफ की तो उसने बिना किसी लालच के सारा डिजाइन मुझे दे दिया और कहा कि आप ले जाइए, आपके काम आएंगे। सचमुच उसके डिजाइन ने तो धूम मचा दी और मेरा कारोबार रातों रात तरक्की कर गया। 7 साल पहले तुमसे मुलाकात हुई तो पहली नजर में मैंने तुमसे शादी करने का मन बना लिया था। माँ पिताजी तो पहले ही चल बसे थे। मैंने विद्या से सब सच बताया तो उसने बस इतना पूछा, आप खुश हैं ना उनके साथ? मेरे हाँ कहने पर विद्या ने बिना सोचे तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। हम दोनों की शादी हो गई। मैं तुमसे हमेशा कहता था ना कि कोई खूबसूरत पारंपरिक डिजाइन भेजता है, वह विद्या ही है। उसने कहा था, मैं तलाक नहीं जानती, आपको पति माना है और हमेशा आपकी पत्नी ही रहूंगी। मेरी मांग में आपका ही सिंदूर लगेगा। जब मैं उससे मिलने गया था तब पता चला कि वह अपने पिताजी की जायदाद से जीवन चला रही है और मेरे लिए मेहनत करती है। वह आज भी खुद को मेरी पत्नी मानती है। वह मरने वाली है। सास की बीमारी के चलते उसके पास अब कुछ ही दिन बाकी है। मैं उसको सिर्फ दवा देने जाता था। उसने मेरी कंपनी के डिजाइन के लिए आगे तक का भी इंतजाम कर दिया है। कहते हुए दिनेश बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। शोभा ने बस इतना कहा, सो जाते हैं, कल सुबह नाश्ता करके चलना है। कहाँ? दिनेश ने पूछा। बिना कोई जवाब दिए शोभा सोने चली गई। अगले दिन नाश्ता करके दोनों घर से निकले। शोभा ने ड्राइवर से कहा, प्रीति बिहार चलो। दिनेश सुनकर चौंक गया पर चुप रहा। वहाँ पहुंचकर दरवाजा खुलवाया तो दोनों को देखकर विद्या असमंजस में पड़ गई। शोभा ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाया और कहा, मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चला है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, इसीलिए और कुछ तो नहीं दे सकती, परंतु जिस पर तुम्हारा सबसे बड़ा हक है आज वह तुम्हें देने आई हूँ। यह कहकर शोभा परस से सिंदूर दान निकालती है और दिनेश के आगे कर कर बोलती है, विद्या को उसका हक दे दो जो तुम आज तक नहीं दे पाए। दिनेश चुटकी में सिंदूर लेता है और विद्या की मांग भर देता है। विद्या के चेहरे पर दिल खोलकर मुस्कान आती है और आंखों में आंसू। वह शोभा का हाथ पकड़कर गले लगा लेती है और आखिरी सांस लेती है। अपने आखिरी वक्त में दिनेश के प्यार भरे हाथों से सिंदूर पाकर वह सब कुछ पा चुकी थी। दोस्तों, हमें अपनों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। कितना दुख होता है जब किसी का दिल दुखता है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।